कोई भी सोलेनोइड टाइप चीज ले लो, अब मान लो कि इसमें आप करंट बहाओ, क्या बहाओ? करंट बहाओ। अगर आप इसमें करंट बहाओ तो आपको एक बात समझ आएगी कि करंट के बहने की वजह से, करंट के बहने की वजह से वास्तविकता में फ्लक्स, ध्यान जैसे मान लीजिए आपने जो सोलेनोइड पढ़ा था ना उसका एग्जांपल लेके देखता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ध्यान से सुन तो नहीं, ध्यान सुनो। ये सोलेनोइड, ये दूरी होती थी r, ये होता था l, याद कर, होता था n होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लो आप इस सेटअप में करंट बहाओ, क्या बहाओ? आपने किसी भी वजह से करंट बहाया, किसी भी वजह से करंट बहाया। अब अगर आपने किसी भी वजह से इसमें करंट बहाया हो तो वास्तविकता में इसमें फ्लक्स आया। करंट फ्लक्स होता है बेसिकली BA, क्या चीज? मेरे को बताओ, आइडियल सोलेनोइड आप ले रहे हो, कैसा सोलेनोइड ले रहे हो? आइडियल सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट n, क्या होती है? अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो आपको ऐसे दिखाई देगा। इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी म्यू नॉट n, क्या होगी? या नहीं आया? अच्छा सोचो, एक लूप में कितना फ्लक्स होगा? एक लूप में म्यू नॉट ni into pi r स्क्वायर, म्यू नॉट ni into, तो फ्लक्स इन वन लूप, फ्लक्स इन वन लूप अगर अपन पूछा जाए तो फ्लक्स इन वन लूप होगा म्यू नॉट ni into pi r स्क्वायर। अरे नहीं आया, अरे आया नहीं आया, तो म्यू नॉट ni into pi r स्क्वायर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो म्यू नॉट ni into pi r स्क्वायर इज द मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एक लूप में फ्लक्स है। टोटल कितने लूप्स हैं? कितने? छोटा n कि nl? लूप n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल टर्न्स कितने हुए? nl। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? ये तो एक लूप में फ्लक्स है, हर लूप में इतना फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स कितना होगा इसमें? म्यू नॉट ni pi r स्क्वायर, अरे हाँ ना बोल, इनटू nl इनटू, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर तुम बहुत ध्यान से तो समझ में आएगा कि म्यू नॉट n स्क्वायर pi r स्क्वायर l इनटू i, ये टोटल फ्लक्स हुआ। क्या हुआ? अब कुछ बात उतारना कैसे, पहले उतारना कैसे मैं आपको समझाता हूं। असलियत में कोई भी अगर सेल्फ क्यों बोला पहले बताओ, क्या खुद ही में करंट की वजह से खुद ही में फ्लक्स? सेल्फ क्यों बोला? करंट किसमें? क्या उसी करंट की वजह से खुद ही में मैग्नेटिक फील्ड है, और खुद ही में मैग्नेटिक फील्ड जैसे क्या खुद ही में फ्लक्स आया? यार मुझे लगा इसलिए सेल्फ बोला गया पहली बार, शब्द प्रयोग करा जा रहा है सेल्फ। अभी तक जो आप करते थे उसमें लूप होता था, मैग्नेटिक फील्ड किसी और कारण से होती थी, अब खुद ही में करंट की वजह से खुद ही में, इसलिए सेल्फ शब्द का प्रयोग। तो जब भी कोई लूप लिया जाता है, सोलेनोइड में एक सेटअप का ऐसे नाम ले रहा हूं, जनरली क्या समझाया जाता है कि कोई भी जनरल लूप लो, कोई भी जनरल, अगर जनरल कहानी पढ़ी जाए तो जनरल कहानी ये है कि कोई भी अगर लूप है, कोई भी अगर उसमें अगर करंट बहेगा तो क्या उसमें खुद में मैग्नेटिक फील्ड होगी? खुद में मैग्नेटिक फील्ड होगी तो क्या वास्तविकता में खुद में फ्लक्स भी होगा? लॉ ये कहता है, इसको लॉ क्या होते हैं यहीं से बात समझ में आएगी। सोच, टोटल फ्लक्स, ध्यान से देखना, टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या ये वो चीजें हैं जो क्या कांस्टेंट है? n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, l कांस्टेंट, क्या डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन? डायमेंशन, शेप ऑफ द लूप, जो भी है। क्या लॉ जो हमें जनरल बात समझनी चाहिए, वो समझनी चाहिए कि अगर खुद ही में करंट है तो खुद ही के अंदर जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? I के। क्या होगा? ये बोला जाता है कि कोई भी लूप में अगर आप करंट बहाओ, कोई भी लूप में अगर आप या कोई भी सिस्टम में आप अगर करंट बहाओ तो उसमें फ्लक्स आएगा खुद ही में करंट की वजह से। बोला गया है जो खुद ही में टोटल फ्लक्स आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। किसके? I किसी दूसरे में भी खुद में फ्लक्स भी क्या खुद ही में? क्या ये फ्लक्स क्या खुद ही में करंट की वजह से आया है? अरे नहीं आया। अब हमें ये भी बात समझ में आई, ये ऐसे पहले पढ़ना चाहिए। तो ये बोला गया कि टोटल पाई इक्वल्स टू सम कांस्टेंट Li। This L is proportionally constant। क्या अगर आप बहुत ध्यान से होते तो क्या this proportionally constant depends on the shape and size of the loop? Yes sir। Depends on the shape and size of the loop। Number of turns in the loop, shape and size of the loop। बोल yes or no? Yes sir। अगर तो बहुत ध्यान से देखें तो इसे बोलते हैं L। ये कहलाती है self inductance of the loop। ये क्या कहलाती है?
यार आवाज ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप। ध्यान से देखो तो सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल्स टू 5/I। 5/I ये वैसी बात है, ध्यान से सुनना। R बराबर V/I, R बराबर C बराबर Q/V, C Q और V पे डिपेंड, R बराबर V/I, R V और I पे डिपेंड। ऐसे ही सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स और I पे डिपेंड। क्या डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, शेप एंड साइज और नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इसका सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है वो, इसलिए पहले पर ये समझेंगे। इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी याद कर फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। क्या होती है? तो इसकी यूनिट हुई वेबर पर एम्पियर। इसे बोला जाता है हेनरी। साइंटिस्ट का नाम है, आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं हेनरी। जैसे आपकी ओम यूनिट होती है, फैराडे यूनिट होती है, इसकी क्या होती है? हेनरी। डिनोट करते हैं H से। किससे? ऐसे बोला जाएगा 2 हेनरी, 4 हेनरी, 5 हेनरी। आपके लिए 3 टाइप के सर्किट एलिमेंट होते हैं जो आप पढ़ते हो, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इसे कहते हैं इंडक्टर। क्या कहते हैं? इंडक्टर। इंडक्टर को डिनोट करते हैं हेनरी से। 5 हेनरी का इंडक्टर है, 10 हेनरी का इंडक्टर। अरे नहीं आया। सेल्फ इंडक्टेंस, ये जो आप निकाल रहे हो ना इंडक्टेंस, इसे कहते हैं इंडक्टेंस। और ये कह सकते हो सिस्टम को इंडक्टर। क्या कह सकते हो? जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, ये क्या है? इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी सर्किट। ऑलमोस्ट सभी जगह, काफी जगह ये होता है। आप ऑलरेडी करंट में भी उसे पढ़ोगे, बट ये थर्ड सर्किट एलिमेंट है जिसे हम बोलते हैं इंडक्टर। क्या बोलते हैं? तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है? बोलो चमका। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है कि व्हेन देयर इज अ करंट इन द लूप, देयर इज ड्यू टू द ओन करंट देयर इज a magnetic field in the loop that leads to flux into the loop, and we can say that flux in the loop within the current itself, flux is directly proportional to I, and the proportionality constant is known as self inductance. उसकी यूनिट वेबर पर एम्पियर या फिर बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं? हेनरी। तुझे मेरी बात समझ? तो आपको पहले वो नहीं उतारना है, आपको पहले सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब लिखना है कि खुद ही में करंट की वजह से, खुद ही में किसी भी लूप में या सिस्टम में खुद ही में करंट की वजह से खुद ही में फ्लक्स आता है। जो खुद ही में फ्लक्स आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। उसके लिए ये लिखते हैं, जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है वो डिपेंड करती है शेप एंड साइज ऑफ द लूप, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, डायमेंशंस ऑफ द लूप, पर वो phi और I पे डिपेंड। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। जब ये पूरी कहानी लिख लोगे तब हेडिंग डालोगे सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ, फिर ये उतारोगे। एक मिनट जो वापस बताता हूं कैसे उतारना है, खुद के शब्दों में लिखना है। सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस हेडिंग डालोगे। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब कैसे समझाओगे खुद को, जो भी भाषा में लिखना है आपको, कि जब किसी भी लूप या सिस्टम में करंट बहाते हैं तो खुद ही में करंट की वजह से या खुद ही में फ्लक्स आता है। ये जो खुद ही में फ्लक्स आता है इसको phi टोटल बोल लो। क्या बोल लो? phi टोटल। और करंट को I बोल लो। तो जो phi टोटल है वो लॉ कहता है कि phi टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट L कहलाता है, उसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। उसकी यूनिट वेबर पर एम्पियर होती है, उसे हेनरी कहते हैं। ये सेल्फ इंडक्टेंस शेप एंड साइज और डायमेंशन एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। ये phi और I पे डिपेंड। इतनी कहानी खुद लिखनी है, इतनी कहानी खुद लिखनी है। फिर हेडिंग डालनी है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, और फिर ये उतारना है। मैकेनिक्स है, उसको एक पता क्या phi बराबर Li का मतलब समझ आया है? तो बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस क्या चीज? सेल्फ। अब अच्छा मैं अगर हम बात करें तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड सबसे स्टैंडर्ड है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड या भाई साहब इतनी, और इसकी वैल्यू कितनी है देखो सेल्फ इंडक्टेंस की, ये वैल्यू है म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर l। ये स्टैंडर्ड होती है। इसको रटने का एक और छोटा तरीका बताता हूं, ध्यान से। ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, इसे कहा जाता है इंडक्टर। क्या कहते हैं? इंडक्टर। ध्यान से इसे रटने का छोटा तरीका, म्यू नॉट n स्क्वायर v, v क्या है? वॉल्यूम। तो पाई r स्क्वायर l क्या है? पाई r स्क्वायर l क्या है? तो इसे रटने का छोटा तरीका क्या है? म्यू नॉट n square v is the self inductance of a solenoid. Mu naught n square v, which only depends on dimension, shape and size. ये वो। पहली बात आप एक बात समझे, लिखा नहीं था क्या बावड़ों को तो नहीं लिखा था? ये लिखा नहीं था क्या तुमने? जिसने लिखा पास वाले में देखो
किसने लिखा? पास वाले ने भी लिखा। अबे तो इधर भी पास वाला ही होता है, एक ही तरफ वाले को पास वाला मानते हैं क्या होता है? कैसे तुम लोगों की शादियां होंगी? आपकी होगी तो हमारी तो हो ही जाएगी। तुमने भी बचपन से पसंद कर रखी होगी ऐसा? मैंने नहीं करी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। सेकंड क्लास से साथ पढ़े तो चले पसंद थोड़ी तब कर ली थी, पसंद तो मैंने थर्ड ईयर में जाके करी। ये तो सारे बदनाम कर दिया तुमने। सेकंड क्लास में साथ पढ़े, उससे क्या मतलब है? म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, वी इज व्हाट? वॉल्यूम। क्या चीज? चल मैं वापस यहाँ आता हूँ। तो एक्चुअली मैं ये सेल्फ इंडक्टेंस थी किसी भी सॉलिनॉइड की, किसी भी कोई भी लूप हो, कोई भी सिस्टम हो, उसका इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इट्स अ नोटेशन। जैसे यहाँ रजिस्टर ऐसे बनाते थे, रजिस्टर ऐसा होता है क्या? रजिस्टर तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे इंडक्टर क्या कोई भी लूप हो सकता है? इसका नोटेशन ऐसा ही सॉलिनॉइड टाइप, और इसे बोलते हैं एल हेनरी। क्या बोलते हैं? अगर आपको एल हेनरी दे रखा है तो आप समझ जाओगे क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे सिंपल सी बात एक पूछूं कि आपको बोला जाए कि भाई साहब ये ऐसे आपका कैपेसिटर है, सॉरी इंडक्टर है। क्या है? इसे अपन कहते हैं इंडक्टर। ठीक, अब कोई आपको बोल दे मान लीजिए कि इंडक्टर की एल है 4 हेनरी, कितनी है? तो समझ जाएगा कि अगर इसमें 2 एम्पीयर करंट है तो इसमें फ्लक्स कितना है? 8। या तुम्हें नहीं आया? 8 कैसे लाया मैं? एल आई। या तुम्हें नहीं आया? पक्की बात। तो इसके अंदर अगर 2 एम्पीयर करंट बहाओगे तो इसके खुद के अंदर फ्लक्स आएगा कितना? 8। फ्लक्स इज रिलेटेड टू एनर्जी। फ्लक्स इज रिलेटेड टू, तो उस पर चर्चा करेंगे। पर इसमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके लिए पढ़ा जाता है सब कुछ, उसे समझे। एक्चुअली फैराडेज लॉ याद कर। फैराडेज लॉ कहता है कि उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया है। अब तो सोच, ये ऐसे था, कोई तकलीफ नहीं थी, इसमें कोई तकलीफ नहीं थी। पर सोच, मान लीजिए कि मैं एक ऐसा इंडक्टर लूं। यार बातें नहीं भाई, आपने नई चीजें होगी तो धीरे धीरे सुन लो, बहुत ज्यादा डिटेल में आपका आता है, डिसेंट आता है, एडवांस से ज्यादा लेवल तक मैं ले जाऊंगा आपको, परेशान ना हो। तो मान लीजिए एल हेनरी है, कितना है? मान लीजिए इसमें करंट बढ़ा, करंट कांस्टेंट ही रख रहे। मान लीजिए कोई ऐसा मैकेनिज्म जिससे करंट बढ़ा होगा तो फ्लक्स बढ़ेगा तो लूप को पसंद। तो फैराडेज लॉ कहता है ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा। इसका कारण क्या हो? खुद ही में करंट कांस्टेंट होता तो कोई तकलीफ, करंट कांस्टेंट होता तो फ्लक्स कांस्टेंट होता, फ्लक्स कांस्टेंट होता तो कोई तकलीफ। पर साला खुद में करंट चेंज हुआ, कोई भी और कारण की वजह से खुद में अगर करंट चेंज हुआ तो खुद में करंट चेंज हुआ तो फ्लक्स भी चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो लेंज लॉ के हिसाब से क्या है? इट ट्राइज टू अपोज द कॉज व्हिच हैज। फ्लक्स चेंज होना लूप को पसंद नहीं है, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आता है। सोच के देख, मान लीजिए कि मैं आपको ऐसे बोलूं कि ऐसे आपका है, अगर इसमें करंट बढ़ रहा है तो सोचिए कैसी बैटरी बनेगी। इंड्यूस ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि? याद कर फैराडेज लॉ से इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी डी। माइनस माइनस छोड़, माइनस के बाद क्या ई था? माइनस डी फाई बाई डी डी। यहाँ पे फाई है एल आई। क्या है? कौन चेंज हो रहा है? एल की आई। तो सोच ई का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? एल डी आई बाई डी डी। पहले तो ये बात चमका, ये बात चमकी क्या? दिस लूप itself act as a battery, whose magnitude is L di by dt. L is the self inductance, di by dt is the rate of change of current. Di by dt is the, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, di by dt is the rate of, अरे नहीं आया। अब मुझे बताओ, ये तो आ गया। मैं इस वाले सवाल में पूछूं भाई साहब ये बैटरी बनी कैसे? बैटरी या तो बैटरी का मैग्नीट्यूड इतना है, या तो बैटरी ऐसे लगी, ये बैटरी ऐसे लगी। बोल कैसे लगी है? लेंज लॉ से आएगा। पहले बताओ क्या इसमें करंट चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ? इसे फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या? इंड्यूस, जो फैराडेज लॉ कहता है वो कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू डी फाई बाई देखा सुनो, डी फाई बाई डी फाई। फाई के लिए रख दी गई एल आई, क्या रख दी गई? एल 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 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एल इज द लेंथ ऑफ द इंडक्टर, L is the self inductance of the inductor, वो length of the inductor। तो L बाहर आ गया, बचा गया di by। अगर करंट चेंज नहीं होगा तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ, पर अगर करंट चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बोल, ये तो समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड डी एल डी आई बाई डी टी। अरे पर कैसे? ऊपर नीचे,
ऊपर नीचे नीचे ऊपर, मतलब पहली वाली दूसरी वाली, पहली वाली दूसरी वाली। सोच, ये करंट का बढ़ना इसे पसंद है कि नहीं पसंद है? तो क्या बैटरी ऐसे बनाएगी जो एक्सटर्नल सर्किट में क्या करंट ऐसे बहाए? बैटरी ऐसे होनी चाहिए जो करंट ऐसे। कौन सी बैटरी बहाएगी? इसकी जगह क्या लगाऊं, कौन सी बैटरी लगाऊं कि करंट ऐसे बहाए? ऊपर वाला नीचे वाला? तो ऐसे नहीं, क्योंकि करंट होना कारण है कि बढ़ना कारण। अगर सोचिए करंट घट रहा होता तो क्या बैटरी उल्टी लग जाती? क्योंकि उसको करंट से तकलीफ नहीं, उसको तकलीफ किस बात से? बढ़ने। अरे तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया तो लिख लिया गया LDI/dt, LDI/dt लिख लिया और ये साइन आ गया। मुझे समझ में आ गया कि बैटरी का साइन कैसे आता है। मैं आपसे एक एग्जांपल और पूछूं, सब लोग सही डायरेक्शन सही बताएंगे, ध्यान सुनना। खुबाच 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 खुबाच। मान लीजिए करंट ऐसा है, घट रहा है, बोल बैटरी कैसे बनेगी? ऐसे है, ऐसे की उल्टी, ऐसी उल्टी, ऐसी उल्टी। क्या करंट इधर बह रहा है? क्या करंट को ऐसे ही बहाना चाहेगा? क्या करंट घट रहा है तो कैसे ही बढ़ाना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा तो क्या बैटरी ऐसे ही बनेगी? नहीं आया, नहीं आया। अब हमारे लिए एक सर्किट एलिमेंट है तो हमारे लिए इसके बेसिक सवाल आने। ये तो उतार लिया तुमने, ये नहीं उतारा है? आगे बढ़ाता हूँ। मैंने वहां क्या लिखा था? ये तो लिखा था बस। ये 8 वॉट नहीं है, तुम्हारा कोई भरोसा। 2500 रुपए में। अच्छा, तुम भी जिसके साथ फोटो खिंचाना चाहो तो अलाउ करा जाए, है ना? लड़के लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ। फिर हंस क्या फिर कौन आएगा? सब तेरी तरह है ना, हैवान नहीं है। एक मिनट, क्या डायरेक्शन समझ आई? अगर समझ आई तो मुझे बोलो। मान ले मैं तेरे को बोलूं कि एक इंडक्टर है, क्या है? मैं तेरे को बोलूं कि ऐसे, इसमें ध्यान सुनना, मान लीजिए इसमें करंट बह रहा है 2 एम्पियर, कितना? और बोला जाए कि करंट बढ़ रहा है भाई साहब DI/dt 5 एम्पियर पर सेकेंड से, और बोला जाए कि इसके L जो है वो है 2 हेनरी। कितना है? ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। कोई आपसे पूछो व्हाट इज VA माइनस VB? जैसे प्लस माइनस उनमें लिखना आता था ना कैपेसिटर और रजिस्टर पे, वैसे इसमें भी लिखना आना। अगर लिख नहीं पाए तो बात नहीं बनेगी। बोलो, फिर सवाल ये है, करो छोटा सा सवाल। नहीं आया? अरे सिंपली मैग्नीट्यूड क्या होगा? LDI/dt। यार बेकार रिस्पॉन्स यार। LDI/dt तो 2 × 5 कितना हुआ? 10। अब बात ये कौन आया? A की B। बैटरी कैसी बनेगी बोलो? क्या करंट बढ़ रहा है तो क्या बैटरी ऐसी बनेगी? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बैटरी ऐसे बनेगी तो कौन आया? A की B, A की B। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? LDI/dt मतलब 2 × 5 मतलब 10। अच्छा तुम्हें कहीं मिनट दो, अब तुम्हें बार बार तकलीफ आएगी बैटरी से, ये कंफ्यूज होते हैं बार बार किधर आया किधर दो, तो एक शॉर्ट ट्रिक अपना लो रजिस्टर की तरह। सुने, क्या करो जो सिखाया था याद कर। रजिस्टर क्या सिखाया था? घटो तो बढ़ो तो। अच्छा रजिस्टर में तुम प्लस माइनस कैसे लगाते थे? करंट को देख, यार बेकार है, इसको देख के ना। इसमें करंट कैसे बह रहा है? ऐसे ऐसे ही लगा लो प्लस माइनस और लिख दो LDI/dt। बस इतना है यार। अप्रोच A से B चलो, A से घटे बढ़े तो प्लस माइनस माइनस LDI/dt इक्वल्स टू VB। बस इतना याद रखना, DI/dt को कैसे रखना है? साइन के साथ। अगर बढ़ रहा हो तो प्लस और घट रहा हो तो माइनस, अपने आप सब सही आएगा। तो आपको कभी भी बैटरी के साइन के परेशान होने की जरूरत। फिर से सुनो, प्लस माइनस कैसे मार्क करें? करंट को देख के। और घटो तो
लिख लो -L/di/dt। बस इतना याद रखो कि di/dt को कैसे रखना है। यार तुम्हें मेरी बात समझ, जैसे इस वाले सवाल में di/dt प्लस है कि माइनस है? प्लस, क्योंकि वो बढ़ रहा है तो प्लस, तो di/dt तो और l के लिए 2 तो लिख दिया गया 2 × L/dt यानी कि 10 और इधर आ गया Va - Vba। अगर आपको मेरी बात समझ आई तो इसका आंसर दे, गलत मत करना। 5 हेनरी करंट इधर से आया 2 एंपियर और di/dt की वैल्यू लिख लो -3 एंपियर पर सेकंड। अब मैं तुझसे पूछूं Va - Vb, प्लस माइनस का ध्यान रखना। +15 -15 सब लोग बोलेंगे, ध्यान दो, प्लस माइनस का ही खेल है, 15 तो सबको दिख रहा होगा। बोलो भाई, करंट के हिसाब से क्या लगा लो, प्लस माइनस। VA से और ये निकलो LDI/dt। अच्छा di/dt को कैसे रखते हैं? A से B चलो तो VA L माइनस से प्लस जा रहे तो बड़े घटे बड़े, तो प्लस LDI/dt। पर di/dt को कैसे रखना है? साइन के साथ। VB तो VA - VB इज -LDI/dt और di/dt की वैल्यू कितनी है? +3 - 3 तो माइनस माइनस प्लस इंटू 5, आंसर आया 15। यार तुम सबसे हुआ नहीं यार, हुआ नहीं हुआ। सो जहां जहां इंडक्टर है वहां वहां वायर है, जहां जहां वायर है वहां वहां रजिस्टर है। तो वास्तविकता में इंडक्टर कभी अकेला होगा नहीं, रजिस्टर हमेशा साथ में होगा। वास्तविकता में अभी मैं खाली अकेला इंडक्टर पढ़ रहा हूँ, इंडक्टर तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है। वास्तविकता में जहां जहां वायर होगा वहां वहां क्या होगा? जैसे जहां जहां कैपेसिटर था क्या वहां वहां रजिस्टर था? हालांकि कई बार हम उसे बनाते, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, पर होता तो ऐसे। मान लीजिए मैं आपको ऐसा कॉम्बिनेशन दे दूं, सुनना, कोई भी सर्किट करना होगा तो सब चाहिए होगा आपको। मान लीजिए मैं आपको ऐसे बोलूं, ध्यान सुनना, मैं बोलूं इसमें करंट इधर से मेरा I = 2 एंपियर, मैं आपसे बोल दूं कि di/dt की वैल्यू सब लोग सही कर सकते हैं, दूसरा कराने की मेरी इच्छा नहीं है। 3 एंपियर पर सेकंड है, मतलब करंट इस रफ्तार से बढ़ रहा है। L की वैल्यू 2 हेनरी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है और बैटरी की वैल्यू 10 वोल्ट है। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। क्या आप VA - VB बता सकते हो? ट्राई करिए, दूसरा रेजिस्टेंस की जरूरत ना पड़े, इस प्रकार से करिए। कितना बेसिक से करते आइए। करंट के हिसाब से प्लस माइनस लगाइए, करंट के हिसाब से प्लस माइनस लगाइए तो प्लस माइनस, बैटरी में भी प्लस माइनस, कोई दिक्कत वाली बात? ये LDI/dt वो IR सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। VA -LDI/dt, L का मतलब 2, di/dt का मतलब 3, -IR, I की वैल्यू 2 × 3 नहीं आया, -10 = VB। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। फिर 2 जैसे आंसर आया VA - VB 22। यार तुमसे हुआ ही नहीं यार, मेरे हिसाब से 22 वोल्ट आंसर है। कितना आंसर है? नहीं आया। तो अगर इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर दे दिया जाए, कोई भी दे दिया जाए, अगर पोटेंशियल रेंज बोला जाए, क्या मैं लिख सकता हूँ? कहानी कोई रेजिस्टर कैपेसिटर जैसी होगी, फाई बराबर LI, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। इंड्यूस्ड ईएमएफ LDI/dt, इसमें भी कोई कष्ट नहीं है। एक और, क्या मैं किसी भी नॉर्मल सर्किट में ऐसे लिख सकता हूँ? और कराऊं की क्लैरिटी है। अब मैं वापस दोबारा आएंगे अभी, क्योंकि ये कहानी हम लोग LR सर्किट में चाहिए होगी। याद करना, क्या बहुत दिन से बोल रहा हूँ, RC सर्किट पढ़ के रखो। बिल्कुल उसके जैसा कौन है? LR सर्किट। कौन है? क्या अभी वहां पे अपन आएंगे, उससे पहले अपन अभी इंडक्टर में और चलते हैं। अपन लिखो एनर्जी इन एन इंडक्टर। याद कर, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती थी ½ C या फिर Q0² 2C। किस फॉर्म में होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। किस फॉर्म में होती थी? याद कर, क्या एनर्जी डेंसिटी हुआ करती थी? ½ ε0E²। ½ ε0। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे आया नहीं आया। अब लिखिए एनर्जी इन एन इंडक्टर। एनर्जी इन एन इंडक्टर लिखिए, एनर्जी इन एन इंडक्टर
बेसिक से चलते हैं, अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अगर अपन बेसिक सी बात करें तो अपने को एक बात समझ में आएगा। मान लीजिए कोई आपको बोले कि मान लीजिए इंडक्टर है और आपको बोला जाए कि इंडक्टर जो है ये वास्तविकता में करंट आई बह रहा है, करंट आई बह रहा है और आई करंट कांस्टेंट भी है, आई नॉट मान लो इसे, चलो करंट आई नॉट कांस्टेंट है, इसकी इंडक्टेंस एल है। हमें समझ में आता है कि अगर इसमें करंट है तो आपको नहीं लगता कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है? क्या बेकार रेस्पॉन्स। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही दूसरा बेटा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कैरी करती है? एनर्जी। असली में इसके दोनों बेटे एनर्जी कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैरी करती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एनर्जी कैरी करती है। जैसे हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर होगी वहां पे एनर्जी होगी, और उस एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था हाफ एप्स नॉट, मतलब हमें उससे समझ में आता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वास्तविकता में एनर्जी रखती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तविकता में एनर्जी, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी रखती है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी रखती है। कैसे रखती है उसे समझ लेते हैं। कितनी रखती, इसका मतलब यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है तो एनर्जी है। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करता हूँ। इसमें करंट है आई नॉट, कितना है? जब इंडक्टर बना होगा तो दुनिया की शुरुआत से तो आई नॉट नहीं था। जब इंडक्टर बना होगा तो करंट कितना रहा होगा? 0। क्या धीरे धीरे बढ़ के आई नॉट हुआ होगा? अब कांस्टेंट है मान लिया, पर कभी तो 0 से आई नॉट हुआ होगा। यार तुम्हें मेरी बात समझ, अब समझना। अगर तुम बहुत ध्यान से सोचते हो समझ में आएगा कि अगर हम इसकी 0 से लेकर आई नॉट तक की कहानी को समझें तो मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पे करंट है आई, कितना है? ये करंट बढ़ रहा है घट रहा है? बेकार है, बढ़ रहा है घट रहा है। अगर ये करंट बढ़ रहा है तो इसके अक्रॉस बैटरी ऐसे है LdI/dt। यार मुझे लगा ही नहीं आया, तुम्हें आया। अब मुझे खुद एक चीज बताओ तुम लोग कि अगर बैटरी ऐसे हो, अगर बैटरी ऐसे हो और करंट ऐसे बहे तो बैटरी एनर्जी खाती है कि देती है? खाती है कि देती है? इसका मतलब ये बैटरी एनर्जी खा रही है कि दे रही है? खा रही है। इसका मतलब क्या ये जो एनर्जी खा रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ही बढ़ रही है? यार असली में बैटरी थोड़ी, वो तो इंडक्टर है। अरे भाई साहब मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया? अरे सोच लो, यानी कि ये बैटरी एनर्जी खा रही है। ये बैटरी एनर्जी, ध्यान से सोचो तो कितनी पावर खाती है? VI नहीं आया भाई, कितनी एनर्जी खाती है? VI। तो तुम्हें नहीं समझ आया। अगर करंट ऐसे बहे बैटरी में तो एनर्जी, बैटरी एनर्जी खाती है कि देती है? कितनी पावर खाती है? VI। कितनी खाती है? V कितना है यहाँ पर? तो जो पावर खाई इसने, जो पावर P, वो है LdI/dt इंटू I इंटू VI। इतनी पावर प्रति सेकंड क्या ये खा रही है? क्या ये इस पावर को लिखा जा सकता है? इस पावर को लिखा जा सकता है dE/dt। dE is the energy stored in dt time। एनर्जी स्टोर्ड इन, तो dt ने dt को, तो जो छोटी सी एनर्जी dE स्टोर हुई वो कितनी हुई? LI/dI। टोटल एनर्जी जो स्टोर हुई वो निकालना हो तो क्या करें? 0 से लेकर I नॉट तक, 0 से लेकर, तो जो इंटरनल एनर्जी स्टोर हुई ET क्या वो निकल के आई? हाफ L/I0²। तुम्हें मेरी बात समझ? हाफ L। तो एनर्जी इन एन इंडक्टर, एनर्जी कितनी होती है? हाफ L। या वैसा रख लो कि अगर कोई भी इंडक्टर है, उसकी इंडक्टेंस अगर L है और उसमें करंट I है तो इसके अंदर एनर्जी होगी हाफ L/I²। ये एनर्जी किस फॉर्म में है? मैग्नेटिक फील्ड। किस फॉर्म में? जैसे केमिस्ट्री में किस फॉर्म में होती थी? इन फॉर्म ऑफ, क्या मास्टर तेज पढ़ा रहा है? क्या समझ आ रहा है? इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रूफ तो मैंने ऐसे ही बताया, ये बात याद होनी। तो जो भी इंडक्टर जिसमें करंट आई बह रहा है उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी होगी हाफ L/I²। हाफ L डाल लीजिए। हाँ, एक तो एनर्जी हाफ L/I²। कितनी आई? L अपने को पता है क्या चीज है? L इज द लेंथ ऑफ द इंडक्टर, L इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, L/I²। ये
मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर्ड है। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो जो आपने ध्यान सुनना, याद करो जो आपने सोलेनॉइड पढ़ा था, क्या पढ़ा था? थोड़ा मैं कोई बात बताना चाहता हूँ। जैसे सोलेनॉइड अभी आपने पढ़ा था, याद कर सोलेनॉइड की एल क्या आई थी? L equals to mu naught n square v। कुछ याद? L equals to mu naught। अगर तू ध्यान दे तो वॉल्यूम में करंट आई होगा तो सोच इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी? इसके अंदर एनर्जी होगी हाफ mu naught n square v I square। बोल यस और नो? इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर तू बहुत ध्यान से देख तो अगर आइडियल सोलेनॉइड है, कैसा सोलेनॉइड है? तो आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? अरे मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है? mu naught n। अब ध्यान सुनना क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी है इसके अंदर, तो एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mu naught। एनर्जी को नीचे v से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन गई? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ऐसा पहले भी सुना? क्या ये एनर्जी डेंसिटी बन गई? क्या बन गई? पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली की मैग्नेटिक फील्ड वाली? अब देख mu naught n I का होल स्क्वायर बाई म्यू नॉट। म्यू नॉट का स्क्वायर कर, म्यू नॉट से डिवाइड कर दे। क्या म्यू नॉट n का I का होल स्क्वायर बाई म्यू नॉट और v को कहां ले आए? नीचे। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? म्यू नॉट n I का होल स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। व्हाट इज म्यू नॉट n I? b। क्या म्यू नॉट n I इज अ मैग्नेटिक फील्ड? तो तुझे नहीं लगता एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया b स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आएगा। b स्क्वायर बाई जैसे याद कर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता था? हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट नहीं आया। जैसे ये फॉर्मूला आता है b स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। भले मैंने इसके सोलेनॉइड के लिए प्रूव कराओ पर ये हमेशा वैलिड है। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उस जगह एनर्जी होगी, उस एनर्जी डेंसिटी होगी b स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। b इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हें मेरी बात समझ? इसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मुझे एनर्जी पता है तो मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी निकालना बड़ी बात नहीं है। उधर ये तो थर्ड है ना सब, वो उधर आप देख। हाँ भाई मान लो इनफाइनाइट शीट है, याद है जो चीज पढ़ी थी इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट? याद है उसके से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी? म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। तुम्हें नहीं याद? याद है इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट होती थी, उसके से मैग्नेटिक फील्ड होती थी म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। नहीं याद है? म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 है ना? और कांस्टेंट हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? मैं आपको दो इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ इसके, ताकि दोनों अच्छे होते हैं। आपके नया है, थोड़ी सी दिक्कत आती है पर भी पुरानी बात है। जैसे मान लीजिए ऐसे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक इमेजिनरी क्यूब है ए साइड में, इसमें आपसे एनर्जी पूछी जाए तो आप एनर्जी क्या लिखोगे? एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या इस सिस्टम की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? कितनी है? म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो फिर इंटीग्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। एनर्जी डेंसिटी को किस चीज से मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी आ जाती है? वॉल्यूम से। तो एनर्जी लिखी जा सकती है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हुई? a क्यूब। क्या हुई? a क्यूब। अगर इसकी साइड a है तो क्या वॉल्यूम हुई? a क्यूब। और एनर्जी डेंसिटी लिखी जाएगी हाफ b स्क्वायर बाई म्यू नॉट। नहीं आया। b की वैल्यू कितनी है बोलो? म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर 1 बाई 2 इंटू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इंटू ए क्यूब। क्या दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस क्यूब इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? यस सर। इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हें मेरी बात समझ? It's an illustration in which we have calculated the energy when magnetic field is constant. When magnetic field is constant. मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? अब सोच, मान लो कि
एक ऐसा एग्जांपल जिसमें याद करो मैंने पढ़ा था हॉलो इनफाइनाइट वायर, कुछ याद है? याद करो उसकी सरफेस पर करंट बहे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मान लो इसका रेडियस r है, इसका रेडियस इनफाइनाइट है, हॉलो इनफाइनाइट वायर। याद करो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है 0, बाहर होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r। सो बाहर आती है मैग्नेटिक फील्ड सेम है कि वेरिएबल है? सेम है, वेरिएबल। तो क्या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का इलस्ट्रेशन हो गया? यस सर। अब कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द एनर्जी बिटवीन r to r, व्हाट इज द एनर्जी बिटवीन r to r, समझना अपने को निकालना है एनर्जी पर यूनिट लेंथ फ्रॉम r to r। मैं आपको बताता हूं हमने पर यूनिट लेंथ क्यों लिया, क्योंकि हमने इसे इनफाइनाइट माना। अगर इनफाइनाइट मान लोगे तो क्या एनर्जी भी इनफाइनाइट आ जाएगी? यस सर। क्योंकि वास्तविकता में वायर इनफाइनाइट होता नहीं, इसलिए एनर्जी निकलवानी चाहिए कि एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकलवानी चाहिए? कहां से लेकर कहां तक? क्योंकि अंदर तो एनर्जी है ही नहीं। अंदर एनर्जी क्यों नहीं है? अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पर बाहर r से लेकर इन्फिनिटी तक क्या एनर्जी है? और क्या वास्तविकता में उसमें b कांस्टेंट है कि वेरिएबल? अब मुझसे पूछा कि एनर्जी पर यूनिट लेंथ बताइए r से लेकर 2r तक, r से लेकर 2r, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक इलस्ट्रेशन मैंने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का बताया, एक इसका बताया। बहुत ज्यादा इसमें आता नहीं क्योंकि टफ बातें हैं, एडवांस टाइप, बट सुन ले अपन अच्छे से। अब क्या करें? क्या करें? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या? यार तुम बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स देते हो यार। क्या करना पड़ेगा? क्या करूं? x पे जाके dx की स्ट्रिप लो, इस स्ट्रिप के लिए, इस स्ट्रिप के लिए b कितना है? म्यू नॉट i बाय 2 पाई x। यार तुम्हें नहीं आया? तो इस पूरी स्ट्रिप के लिए एनर्जी डेंसिटी कितनी है? b स्क्वायर, यानी कि म्यू नॉट स्क्वायर i स्क्वायर 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर x स्क्वायर 8 कर लो म्यू नॉट। अरे b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तुम सही तो कर रहे? अरे सही है क्या? ये मैंने लिया एनर्जी डेंसिटी, ये कांस्टेंट है वेरिएबल है? वेरिएबल। पर इस छोटे से ये जो सिलेंडर ना पतला सा, इसमें अच्छा मैं एनर्जी चाहिए कि एनर्जी पर यूनिट लेगा? मतलब ऐसे सिलेंडर का 1 मीटर का हिस्सा, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि छोटी सी एनर्जी इसमें आ जाए? सोच के देखना, DE इक्वल्स टू म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर, म्यू नॉट है, म्यू नॉट को मार दिया तो म्यू नॉट आई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर x स्क्वायर इनटू इस शेडेड रीजन का एरिया कितना है? 2 पाई x dx। और 1 मीटर की लेंथ की वॉल्यूम अगर निकालनी है तो क्या 2 पाई x dx इनटू 1, 2 पाई x dx इनटू 1। सोच के देख, क्या दिस इज द एनर्जी इनटू 1, क्या दिस इज द एनर्जी इन 1 मीटर लेंथ ऑफ दिस पतला सा सिलेंडर? नहीं आया? अरे नहीं आया? आया नहीं आया? मुझे कहां से कहां तक चाहिए? r से, तो ये DE by dl। तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या आया? आया कम, तो एक पाई में पाई को मार दिया, एक स्पेस को मार दिया, कितना बचा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई स्क्वायर dx by x, dx by x। लिमिट कहां से कहां तक? अरे मैं सब सही कर रहा हूं ना? लिमिट कहां से कहां तक? व्हाट देना कैलकुलेशन में नहीं करियो, r से 2r dx by x इंटीग्रेशन, तो क्या वो बन गया ln2? अरे कितना बन गया? तो आंसर आ गया ठीक है। दोनों इलस्ट्रेशन, वन इलस्ट्रेशंस टेल्स यू, आपके लिए नया है सब कुछ, आई एग्री कर रहा हूं उस बात से, पर जैसे मुझे याद है आपको याद होना, एडवांस से भी ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं, कम नहीं पढ़ा रहा इसमें, जितना मैं बोल रहा हूं उसे समझ लो बस, बहुत है। जो मूस का माया असला मेरे उसला मेरे सुमा अच्छी मूस में आया, शाबाश। एक क्या b कांस्टेंट b वेरिएबल एकदम क्लियर है? यस सर। ज्यादा अपने को समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड जहां होगी वहां पे एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला क्या है? b स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, b स्क्वायर बाई एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। नहीं आया? आया नहीं आया? अरे सोच लो, कोई बुराई नहीं है। लो भाई साहब, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बेसिकली अपन बात कर लेते हैं एलआर सर्किट की। किसकी? लिख लो एलआर सर्किट और लिख लो शीट से पढ़ना है। अब शीट खोल लो,
देखो एलआर सर्किट और लिखना शीट से पढ़ना है। एलआर सर्किट किसके जैसा होगा? आरसी सर्किट। शाबाश। इसे उतारना कुछ नहीं है, अब रफ्तार में बोल रहा हूं, सुनता चलना है और शीट को पढ़ना है। एलआर सर्किट, कौन सा सर्किट? एलआर सर्किट में आपको इक्वेशन पहले प्रूफ ही बता दो, ध्यान से ये एल ये आर, ध्यान सुनना, पहले प्रूफ समझ ले। एल और आर, टी इक्वल टू 0 पे अगर तो इसमें करंट चालू कर दे, ध्यान सुनना, टी इक्वल टू 0 पर रुक जाओ, उतार लेना, पहले सुन तो लो एक बार। अच्छा शीट निकाल लो, लिख रहा होगा कहीं एलआर सर्किट, कौन सा पेज है देखना, 0.18 3.18। तूने 0.18 बोला था पहले, हट झूठी कहेगी, ये वो झूठ बोलती है ना। नहीं बोलती झूठ, नहीं बोलती, मैंने 500 रुपये दे दिए तेरे, ये देख पे झूठ बोली, अभी पहले पैसे दे दो, अब तक तो सच्ची साबित होगी। हाँ चॉकलेट बॉक्स है, एल और आर, एल और आर। ये भी अगर मान लीजिए टी को 0 पर इसे क्लोज कर दें तो करंट बहेगा। ध्यान से सोचो तो समय के साथ करंट बढ़ेगा। हम मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पे करंट है आई, ताकि मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, सुनना ध्यान से। करंट है किसी भी टाइम टी पे आई इसमें चेंज हो रहा है, ध्यान देंगे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा LdI/dt। क्या होगा? इसके क्रॉस होगा IR। अगर आप ध्यान से देखो तो V होगा IR + LdI/dt। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, वो ध्यान से देखो तो लिखा जाएगा LdI/dt = V - IR। क्या लिखा जाएगा? तो DI के लिए लिखी जाएगी V - IR = dt/L। बोल यस और नो। दो तरफ इंटीग्रेट करो समय शून्य पर, समय शून्य पे करंट कितना है? 0। समय शून्य पे करंट कितना है? 0। समय t पे करंट कितना है? I। कितना है? I। इसे इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा? -1/I ln of V - IR/V। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? इक्वल्स टू T/L इधर ले गए तो कितना हो गया? -RT/L। ln को उधर ले जाओगे तो I की वैल्यू निकल के आएगी V/R 1 - e की पावर -RT/L। क्या कुछ क्यों जैसी इक्वेशन है? इसी जैसी इक्वेशन है। पहले अपन बहुत छोटी-छोटी सी बातें समझ ले, ध्यान से देखो तो t = 0 रखो, t = 0 रखो तो e की पावर 0, तो 1 ने 1 को मार दिया, क्या करंट हुआ? 0। t की वैल्यू इंफिनिटी रखो, यानी कि स्टडी स्टेट। कौन सी स्टेट? स्टडी स्टेट में अगर बात करी जाए तो t = 0 पे e की पावर इंफिनिटी क्या हो गया? V/R। अरे कितना हो गया? क्या करंट मैक्सिमम इतना हो सकता है? इससे ज्यादा होना पॉसिबल? ध्यान से देख, इक्वेशन Q = CV1 - e की पावर T/RC। ध्यान से देख तो यहाँ पे करंट की वैल्यू लिखी जाएगी I = Imax 1 - e की पावर, ध्यान से देख, L/R। इसको ऐसे लिख L/R। ध्यान से देख L/R की यूनिट वही होगी जो टाइम की होगी, तो L/R कहलाएगा टाइम कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? टाइम कांस्टेंट। तुम्हें नहीं आया तो e की पावर -t/τ, e की पावर -t/τ। अरे क्या कर रहा है भाई? Imax = 1 - e की पावर -t/τ। यहाँ पे टाउ क्या है? RC की L/R, Imax V/R। कोई बुराई नहीं। अगर आप ग्राफ बनाओ बिल्कुल वैसी की वैसी बातें जैसे अपन पहले कर चुके थे। चार्जिंग में कैपेसिटर में अपना चार्ज हुआ करता था, यहाँ पे कौन होता है? करंट। तो ऐसे चार्ज हो रहा है। अरे वैसी तो इक्वेशन है भाई। मुझे तो एक टाइम कांस्टेंट में कितने परसेंट अचीव हो जाएगा? 63%। कुछ याद है? भूल गए हो? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। किसी भी टाइम टी पे आपसे चार्ज पूछ ले कि आप सवाल कर सकते हो? किसी भी टाइम टी पे अगर आपसे पूछ ले कि पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर क्या है, क्या IR आप लिख सकते हो? किसी भी टाइम टी पे आपसे पूछ ले व्हाट इज द एनर्जी इन द इंडक्टर, क्या आप निकाल सकते हो? ½ Li²। जितनी चीजें वहां पूछी गई थी फिर यहाँ पे पूछी जा सकती है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। एनर्जी इन द इंडक्टर क्या लिखी जाएगी? ½ Li²। क्या I इज द फंक्शन ऑफ टाइम t पता है? I इज द फंक्शन ऑफ टाइम t। तो एक और बहुत ध्यान से, t = 0 पे करंट कितना है? 0। इसका मतलब क्या t = 0 पर इंडक्टर विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट? t = 0 पे इंडक्टर विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट। t = इंफिनिटी इंडक्टर विल एक्ट एज अ
प्लेन वायर। देखिए कैपेसिटर से उल्टी कहानी है, ये कैपेसिटर से अगर आपको ढंग से डील करना हो, टी को 0 पे इंडक्टर को क्या मानना चाहिए? ओपन। क्या मानना चाहिए? कैपेसिटर को याद कर प्लेन मानते थे, और टी को इन्फिनिटी पे क्या मानना चाहिए? प्लेन। जब याद कर कैपेसिटर क्या मानते थे? ओपन। उससे उलट हो गई बात। तुझे मेरी बात समझ? और t इक्वल टू 0 पे अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो ये जो इंडक्टर है, क्या है? इंडक्टर। ये वास्तविकता में इंडक्टर है ना, जैसे आपने स्विच क्लोज करा, करंट कितना करंट बहाना चाहता है इसमें? V/R। कितना? t इक्वल टू 0 पे कितना है? 0। पर ये एकदम से करंट V/R करना चाहेगा, ये बात इंडक्टर को पसंद नहीं है। इंडक्टर वास्तविकता में अमिताभ बच्चन ने मोहब्बत देखा। किसका? मोहब्बत पिक्चर देखिए। मोहब्बत पिक्चर में अमिताभ बच्चन जैसा है जिसे परिवर्तन पसंद नहीं है, और परिवर्तन करना भी तो भी धीरे धीरे। ज्यादा रफ्तार में परिवर्तन करोगे तो अपोज करेगा। तो इंडक्टर कौन है? अमिताभ बच्चन। किसका? देखी नहीं मोहब्बत है। अरे हाँ ना बोले यार। ये देखिए कितने लोगों ने अमिताभ बच्चन वाली मोहब्बतें नहीं देखी है? बहुत सारे। पिक्चर नहीं देखी तुमने? छोड़ो कोई बात नहीं, मेरे टाइम पे आई थी ना वो, तो मेरे पे बहुत इम्पैक्ट रहा था उसमें। मुझे लगा प्यार ही जीवन है, पढ़ाई वढ़ाई सब मोह माया है। इधर क्या? तो ये बेसिकली इंडक्टर, ये बेसिकली इंडक्टर अगर अपन बात करें तो इंडक्टर t को 0 पर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और t को इन्फिनिटी पे किसी तरह बिहेव करेगा। अब जैसे सवाल कैपेसिटर में आया करते थे, खूब सारे सवाल इस पास आते थे। दिस इज सिंपल चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, दिस इज सिंपल चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। वैसे ही ग्राफ, वही सब कुछ, वैसी ही पूरी कहानी, एनर्जी, ये वो याद कर। क्या मैं ये सवाल क्या एक इंडक्टर एक रजिस्टर का है? क्या मल्टीपल इंडक्टर मल्टीपल रजिस्टर भी आ सकते हैं? तो क्या t को 0 पे उसे ओपन मान ले और t को इन्फिनिटी पे क्या प्लेन मान ले? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। याद कर कैपेसिटर में अपने और बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, कुछ याद है कि भूल गया है? अब आज आपका काम क्या है, सुने। हर एक पेज हर एक सवाल पूछूंगा, आप आरसी सर्किट पढ़ो, एलआर सर्किट पढ़ोगे 3 पॉइंट। प्लीज एक मिनट सुन ले, मूड खराब मत करना। हर बच्चा पढ़ के आएगा, हर बच्चा पढ़ के आएगा ईमानदारी से। फिर टांगे तोड़ देनी मैंने। कहां पहुंचे? हाँ, एलआर सर्किट पूरा पढ़ के आएगा वो, डीके ऑफ करंट सारे एग्जांपल आप पढ़ के आओगे। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब पेज नंबर 3.22 तक, 3.22 मतलब 3.11 तक पढ़ लो, 3.21 तक पढ़ लो बस। 3.21 तक पढ़ के आना है, सब लोग पढ़ के आएंगे। पहले आरसी सर्किट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जहां आरसी सर्किट में जो पढ़ाया उसमें एलआर सोच के देखो, क्या सवाल कर सकते हो? फिर इसे पढ़ोगे। नोट्स में जहां जहां आरसी सर्किट है वहां अगर एलआर सर्किट होगा क्या सवाल कर सकते हो? बस सोचना। नोट से भी पढ़ाऊंगा कि भाई नोट्स में कोई तकलीफ, सोच एलआर। अरे यार, फिर आगे बढ़ेंगे। ब्रदर जो बोला चमका, ये चैप्टर बस ऑलमोस्ट खत्म है, मतलब खत्म हो गया, आधे घंटे का और है बस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या चीज? तो आप इसे आज भी कुछ होमवर्क तो करना था अपने। चलो बाय।